आपके साथ हुआ 1947 के बाद, जो गांधी जी ने जो आपके साथ एक गलत काम किया, कि आपका एक भजन है, उस भजन की 2 लाइनें बदल दी गई क्योंकि सेकुलरिज्म का बुखार था उनको। किसी विचारधारा के ये मामला विचारधारा का नहीं है। गांधी जी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे थे कि ये जो तुम देश बांटने की बात इससे कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बांटने दूंगा। वो दिन और वो डेट, वो जगह मुझे पता चल जाए, मैं अपने शब्द सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अंबेडकर को उस मॉरल ग्राउंड पे बात किया, सुभाष को बात किया, पटेल को बात किया, क्या नेहरू जी के सामने और जिन्ना के सामने ये धमकी दी कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। कुछ आजादी की बात आप कर रहे हो और क्या नैरेटिव चलाया, अहिंसा से आजादी मिली। बयान देना, गाली देना, यह बहुत आसान काम है। इस देश की 90% पॉपुलेशन जिस दिन सिर्फ यह तय कर लेगी कि हम जो हैं, हम जैसे हैं, हमें वैसा ही एक्सेप्ट करो, हम किसी को खुश करने के लिए ना तो अपने भजन में जो आपके साथ हुआ 1947 के बाद, जो गांधी जी ने जो आपके साथ एक गलत काम किया, कि आपका एक भजन है, उस भजन की 2 लाइनें बदल दी गई क्योंकि सेकुलरिज्म का बुखार था उनको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो ओरिजिनल भजन है उसमें था ही नहीं। हमने अपने भजन बदल दिए। हमने अपने मंदिरों में लोगों से कहा कि नमाज पढ़ो, हमने कहा कि मुसलमान तुम्हारे मुंह पे एक चांटा मारेंगे, तुम दूसरा भी गाल कर दो। सब कुछ माना, सब कुछ दिया, लेकिन महात्मा गांधी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, न उनके वंशज दे पा रहे हैं। ये तो लोग पूछते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी, नाथूराम गॉडसे बहुत बुरा था, बुरा था, अच्छा था, ये इतिहास तय करता है। नाथूराम गॉडसे ने जो किया, उस वक्त जो सजा के प्रावधान थे, जो कानून था, उसके तहत उसको सजा मिली, उसने फांसी पे लटक गया। नाथूराम गॉडसे भागा नहीं। नाथूराम गॉडसे ने जो किया उसको, उसके आर्गुमेंट थे। हो सकता है हमारा समाज ये कहे कि नहीं, हम उसके आर्गुमेंट को नहीं मानते, आपकी पूरी मर्जी है, ना माने, लेकिन नाथूराम गॉडसे ने एक हत्या की थी, उस पे आज तक ये देश शर्मसार है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। गांधी जी ने तो सरेआम सरे महफिल ये बयान दिया था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा। पाकिस्तान तो बन गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा सवाल यह नहीं है कि महात्मा गांधी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मेरा सवाल यह है कि अगर नाथूराम गॉडसे के मारने के उस एक्ट पे सवाल जवाब हो सकते हैं, होने चाहिए, जिंदा कौमों की निशानी है, तो फिर यह भी तो पूछा जाएगा भाई कि गांधी जी आपके भरोसे के बाद, आपकी सारी बातें मानने के बाद, कि पटेल अगर जीत गए थे तो आपने कहा मेरी हार है, तो पटेल ने छोड़ दिया। अंबेडकर से आप बहस में भिड़ गए थे तो अंबेडकर ने कहा कि मेरी बात सच है गांधी जी, लेकिन आप अगर मेरे सामने धरने पे बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि देश को जरूरत है आपकी, और मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में हो जाए, लेकिन मैं आपकी जिद के सामने अपनी सच बात को भी वापस लेता हूं। तब भी उस आदमी ने वापस ले ली बात, और ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ मामला हुआ तो गांधी जी की कद्र करते उन्होंने भी नाम अपना वापस ले लिया। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। गांधी जी जिस अंबेडकर के सामने आप धरने पे बैठ गए थे, सुभाष चंद्र बोस से आपने मॉरल ग्राउंड पे दबाव बना के इस्तीफा ले लिया था, आपने पटेल जैसे आदमी को, जिसको 14 में से 12 वोट मिले थे, उससे कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। वो इतने हाई मॉरल ग्राउंड के लोग थे कि उन्होंने कहा आप अगर ये कहते हैं, ये छोड़ दी मैंने। इतने सब के बावजूद भी गांधी जी का एक चित्र मुझे बताइए, कोई एक घटना बताइए। आप में से सारे लोग इसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, किसी विचारधारा के हों, ये मामला विचारधारा का नहीं है। गांधी जी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे थे कि ये जो तुम देश बांटने की बात इससे कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बांटने दूंगा। वो दिन और वो डेट, वो जगह मुझे पता चल जाए, मैं अपने शब्द सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा कि गांधी जी ने जिस तरीके से अंबेडकर को उस मॉरल ग्राउंड पे बात किया, सुभाष को बात किया,
पटेल को बाध्य किया। क्या नेहरू जी के सामने और जिन्ना के सामने ये धमकी दी कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा? तो गांधी जी, इस देश के बंटने में 21 लाख लोगों की लाशें हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई उसका जवाब देगा? जिन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं पता किसकी मां किसकी बहन, लाशों की बौछार थी। और जिस दिन भारत की दिल्ली के अंदर विजनरी प्रधानमंत्री अपना अंग्रेजी में संबोधन कर रहे थे, क्योंकि वो तो भाई कहते थे कि भाई एक्सीडेंट में हिंदू हूं, वो एक्सीडेंटल पैदा हुए थे। हमको पता नहीं कि अभी तक कोई डॉक्टर ने टर्म निकाली है कि ये एक्सीडेंटल भी कोई पैदा होता है। पैदा होता है, उसमें एक्सीडेंट क्या होता है? अब वो किस बात को एक्सीडेंट मान रहे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने दिल्ली के अंदर बड़ी विजनरी तकरीर दी और कॉलोनियल हैंगओवर, अंग्रेजों का हैंगओवर इतना था कि जो उस जमाने की बेहतरीन स्पीचेस हैं, लेकिन वो एक खास भाषा में नहीं है, इसलिए देश ने उन स्पीचेस को सुना नहीं। आप ऑल इंडिया रेडियो की आर्काइव में चले जाएं, वो सारी स्पीचेस मौजूद हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सुने उनको और एक एक शब्द का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि कोई अपराध छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तभी मात्र 70 साल की यात्रा में यह देश 1947 के मुहाने पे दोबारा से खड़ा हो गया है। आपके सामने संकट दूसरी तरीके से आया है। लिहाजा गांधी जी न धरने में दिखे, न प्रदर्शन में दिखे। और जब यह देश बंट करके झंडा फहराया जा रहा था, जो लोग पंजाब के यहां बैठे हों और बंगाल में माएं बहनें अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी बेटी की लाशें ढूंढ रहे थे। पंजाब में 50,000 औरतों के साथ रेप हुआ था। उनको पता ही नहीं था कि दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा है और विजनरी प्रधानमंत्री देश को विजन दे रहे हैं। कुछ आजादी की बात आप कर रहे हो और क्या नैरेटिव चलाया? अहिंसा से आजादी मिली, बिना लड़े आजादी मिली। 26 लाख लोग वहां मरे और सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर 46,000 की सेना में से 21,000 फौजी मरा। वो फौजी क्या चिड़िया मारने की वजह से मरा था? लेकिन फिर भी ये नैरेटिव दिया कि ये जो आजादी हमको मिली है, मैं तो इस शब्द के ही खिलाफ हूं। आजादी मिली है, अगर ये जो भी कुछ थोड़ी बहुत आजादी है तो जान दे के हमने ली है, ये मिली नहीं है, हमने छीनी है तुमसे। लेकिन इस देश के पुरुषार्थ को ऐसे ऐसे शब्दों से आप नवाजिए कि हमें मिली है, भीख थी कोई दे गया हमको। हम इस मानसिकता से, शब्दों का बड़ा महत्व होता है। जिस तथाकथित आजादी के बारे में इतना पाठ पढ़ाया गया, ये सब छुपाया गया। इसलिए मैंने कहा हम खुश नसीब हैं कि हम उस दौर में खड़े हैं कि इतिहास की एक एक गलती भी सुधर रही है और ये समाज भी सुधरने की तरफ बढ़ गया है।